जय जिनेंद्र, स्वागत है आप सभी का एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने राजस्थान कोऑपरेटिव एग्ज़ाम 17 जुलाई 2021 में जो राजस्थान जीके से फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आप लोगों द्वारा बताए गए थे वो क्वेश्चन हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट रूल्स और स्ट्रक्चर से पूछे गए जो प्रश्न हैं वो देखने वाले हैं, वो भी शिफ्ट सेकंड के। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों ने बताया है कि स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं या फिर फर्स्ट शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो ये तो एग्जामिनर की इच्छा थी कि उनको क्या पूछना था, क्या नहीं पूछना था, किस प्रकार से पूछना था। तो इन्होंने पेपर ऐसा सेट किया है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में कोऑपरेटिव के जो क्वेश्चन थे थोड़े से हार्ड थे कंपेरेटिव टू सेकंड। अब इसमें प्रश्न वही हैं जो आप लोगों द्वारा भेजे गए हैं, तो 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सेम जो है एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इस शिफ्ट में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई पीडीएफ और ई बुक में से ही आए हैं। कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एमसीक्यू में हमने आपको करवाए थे, सेम टू सेम वैसे ही उठ करके आए हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या प्रश्न आए थे, तो आप सभी लोग खुद ही ऑब्जर्व करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनकी खुद की ज़ुबानी उन्होंने ये बोला है कि इसमें से 20 आउट ऑफ 20 जो क्वेश्चन है वो एनएस लर्निंग से ही आए हैं। तो जो लोग 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करके आए हैं तो वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आई होप आप सबका सिलेक्शन जल्दी होवे और रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके रूल्स 2003 का ही फर्स्ट चैप्टर से आया हुआ है, उपभोक्ता सोसाइटी। और इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी किए थे कि इंपॉर्टेंट सोसाइटी कौन कौन सी है, उसको हमने क्वेश्चन के माध्यम से भी बताया था। तो देखिए वह सोसाइटी जिसका उद्देश्य सदस्यों के साथ साथ अन्य ग्राहक को भी वस्तुओं की खरीद, उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण या अन्य सेवा प्रदान करना हो, ऐसी सोसाइटी कौन सी कहलाती है? उपभोक्ता सोसाइटी कहलाती है, जिसमें सदस्यों के साथ साथ ग्राहकों का भी ध्यान रखा जाता है। तो उपभोक्ता सोसाइटी इसका करेक्ट आंसर है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वेरी सिंपल, कि कमजोर वर्ग के अंतर्गत जो आने वाले व्यक्ति हैं इकोनॉमिकली, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर हैं, पिछड़े हुए हैं, उन लोगों की सालाना आय क्या होती है? तो सालाना जो एनुअल इनकम होती है उनकी 11,000 से कम। कितनी होती है? 11,000 से कम होती हैं। और आप लोग इसे जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई थी आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, उसमें भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 107 में डायरेक्ट अपन ने किया था। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमने किया था कि कमजोर वर्ग के अंतर्गत किन्हें रखा गया है, तो जिनकी सालाना कुल आय कितनी होती है? 11,000 रुपये से अधिक नहीं है। तो ये इसका जो स्क्रीनशॉट है हमने इसमें अटैच किया है। आगे देखें, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि अनुसूचित जनजाति की कितनी सीट आरक्षित होती है? तो हमने पढ़ा था कि किसी को भी एक पद से ज़्यादा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, धारा नंबर 27 में पढ़ा था। और साथ ही हमने रिजर्व सीटों की संख्या देखी थी कि एससी के लिए 1 सीट होती है, एसटी के लिए 1 सीट होती है और स्त्रियों के लिए कितनी होती हैं? 2 सीट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन चुका है कि अनुसूचित जनजाति की कितनी सीट है, तो आंसर क्या होगा आपका? 1 सीट होती है। कितनी है? 1 सीट आरक्षित होती है। और इसको इम्पोर्टेंट मार्क भी करवाया गया था। आप लोग क्लास नंबर 14 में दोबारा जाकर के देख सकते हैं। अगेन देखिए क्लास नंबर 14 से ही दूसरा क्वेश्चन आया है कि कमेटी में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो वो होगी 16। 16 से ज़्यादा नहीं होगी। तो धारा कौन सी है इससे संबंधित? 27 है, कमेटी की नियुक्ति। तो देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अधिकतम जो संख्या है वो 16 से ज़्यादा नहीं होगी। ये अगेन एक स्क्रीनशॉट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। यदि आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो मैंने इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था कि चैप्टर 5 जो है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और देखिए कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो चुनाव किस अध्याय में आता है? एक तो डायरेक्टली पूछ लिया गया है आपसे कि चुनाव जो है, इलेक्शन जो है, निर्वाचन जो है वो किस अध्याय से आता है। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 5, अध्याय नंबर 5। और साथ ही ये क्लास 20 में पढ़ाया गया था, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं।
और देखिए इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे इलेक्शन ऑफिसर के बारे में, जिसे हम नीचे पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था किसी शिफ्ट में कि जो चुनाव अधिकारी है, इलेक्शन ऑफिसर है, वो किसे नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अभी तक बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, सदस्यता ग्रहण करने से इनकार हो जाने पर आवेदक कौन से अपीलीय प्राधिकारी को अपील करेगा। यानी कि यदि कोई आवेदक जो है उसने क्या किया, सदस्यता के लिए आवेदन किया किसी सोसाइटी में, लेकिन उसे क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। तो इनकार कर देने के केस में वो किसे अपील करेगा, ऐसा कौन सा प्राधिकारी होगा जिसे वो अपील कर सकता है इस मामले में, तो वो किसे करेगा, रजिस्ट्रार को। किसे अपील की जाएगी, रजिस्ट्रार को अपील की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सरकार द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी में अभिदाय किया जाता है तो कितने सदस्य नाम निर्देशित करने का अधिकार होगा। तो आंसर क्या होगा, 3। क्या आंसर होगा, 3 सदस्यों को नाम निर्देशित किया जा सकता है, अधिकतम 3 सदस्यों को। देन यदि बात की जाए सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो उस केस में क्या होता है, केवल एक जो है सदस्य को ही नाम निर्देशित किया जा सकता है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। तो जहाँ तक मुझे अंदाजा है आप लोगों से सहकारी सोसाइटी के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर कितने सदस्यों को नाम निर्देशित किया जा सकता है सरकार द्वारा, तो आपका आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। धारा 7 सहकारी सोसाइटी के निगमित निकाय बन जाने के बाद क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो देखिए, सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद वो क्या बन जाती है, एक निगमित निकाय बन जाती हैं, कॉरपोरेटिव बॉडी बन जाती है। तो ऐसे में उसे क्या क्या पावर्स मिलती हैं। तो आई थिंक इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था आपके कि ऑप्शन ए में दिया था शाश्वत उत्तराधिकार की शक्ति मिल जाती है, बी संपत्ति धारण करने की शक्ति मिल जाती है, सी संविदा करने की शक्ति मिल जाती है, डी में भी ऐसे ही कुछ ऑप्शन था कि अन्य विधिक कार्यवाहियां करने की शक्ति भी उसे प्राप्त हो जाती है, और ई ऑप्शन था उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी। ये सारे शक्तियाँ किसको मिल जाती हैं, सहकारी सोसाइटी को। अगला क्वेश्चन देखें। समामेलन, विभाजन या अंतरण, किसकी बात हो रही है, समामेलन, विभाजन या अंतरण की स्थिति में जो विधिक कार्यवाही होती है यदि किसी सोसाइटी के खिलाफ, तो क्या होगा ऐसे में, उसके खिलाफ जो कार्यवाही है वो चालू रहेगी या बंद हो जाएगी या और कुछ होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, चालू रखी जा सकेगी, या फिर ऐसे भी हो सकता है आपके ऑप्शन में जारी रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, जारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से था कि नेशनल बैंक की श्रेणी में कौन सा बैंक आता है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार के थे, आरबीआई था, या फिर बी ऑप्शन जैसे कि नाबार्ड, सी ऑप्शन था एसबीआई, और डी ई कुछ ऑप्शन थे। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर नेशनल बैंक की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन देखें। शीर्ष सोसाइटी के समापन पर मुख्य राज्य भागीदारी निधि के खाते का जो धन है वो किसे जमा किया जाएगा। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सरकार को। और ये हमने क्लास नंबर 44 में भी पढ़ा था। तो मुख्य राज्य भागीदारी निधि कौन सी सोसाइटी द्वारा स्थापित होती है, और हमारा आंसर था शीर्ष सोसाइटी, और हमने इसे डिटेल में पढ़ा था कि इसमें फंडिंग कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है इसमें फंडिंग। इसीलिए क्या होता है कि इसके खाते में जितना भी धन होता है वो किसके पास चला जाता है, राज्य सरकार के पास में। अब क्वेश्चन कुछ घूम के आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे शीर्ष की जगह आपसे अपेक्स पूछा हो, ठीक है, या फिर इनको कुछ घुमा फिरा दिया हो, लेकिन अल्टीमेटली जो है यही टॉपिक आपका था वहाँ पर। सदस्य की निरर्हता से संबंधित कौन सी धारा है, ये भी पूछी गई थी। तो यदि आपसे रूल्स के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि रूल्स 2003 के अनुसार, तो धारा कौन सी थी यहाँ पर, धारा नंबर 16। और यदि एक्ट के अकॉर्डिंग पूछा था तो धारा नंबर 28 कहलाएगी। तो आई थिंक आपसे जो एग्जाम में पूछा गया था वो था रूल्स 2003 से। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा नामांकन की जो धारा है वो कौन सी है, धारा नंबर 29। समामेलन, विभाजन, अंतरण होने पर सोसाइटी के अधिकारों दायित्वों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट ने सेंड किया था।
तो इसमें यही होगा कि कोई भी प्रभाव वहाँ पर अधिकारों या दायित्वों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, चाहे समामेलन हो जाए, चाहे विभाजन हो जाए, चाहे अंतरण हो जाए। जो सोसाइटी के अधिकार हैं और दायित्व हैं वो सेम ही बने रहेंगे। और ये भी डिट्टो क्वेश्चन हमने कहाँ पे देखा था, पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड की गई थी और क्लासेस में भी आपको पढ़ाया गया था कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अंतर्गत यदि कोई सहकारी सोसाइटी अपना नाम परिवर्तित करती है तो उसके अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसी प्रकार से यदि समिति का क्या हो जाए, समामेलन हो जाए, विभाजन हो जाए या अंतरण हो जाए तो उसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस टॉपिक को हमने क्लासेस में भी काफ़ी अच्छे डिटेल से पढ़ा था। तो जिन लोगों ने पूरी क्लासेस अटेंड की हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उन्हें शायद ही यहाँ पर कोई दिक्कत आई होगी। एक क्वेश्चन था आपके धारा नंबर 25 से, तो ये किससे जुड़ी हुई है, वार्षिक साधारण बैठक से। एग्जैक्टली इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो नहीं मिल पाया है, यदि किसी को पता हो तो वो सेंड करें। अगला क्वेश्चन देखें, रूल 20 के अनुसार किसी सदस्य द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा कि सदस्य द्वारा आधारित शेयर की संख्या से अधिक नहीं होगी। तो रूल 20 का ये क्वेश्चन था। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तियों की जो संख्या है वो सदस्य द्वारा धारित शेयर की संख्या से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन है वो हमने इसमें कर लिया था। तो ये जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करवा दी गई थी, क्लासेस में हमने देख लिया था कि किसी सदस्य द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्यों की जो संख्या है वो सदस्यों द्वारा धारित शेयरों की संख्या से अधिक नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आए थे वो डिट्टो एज इट इज़ उठ करके आ गए थे, लेकिन शिफ्ट 1 में जो है एग्जामिनर ने थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप से पूछ लिया था। तो आप लोगों को यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन पक्का होने वाला है, क्योंकि दोनों का जो लेवल है वो अलग था। राजस्थान जीके का लेवल भी अलग था और कोऑपरेटिव का लेवल भी दोनों शिफ्टों में अलग अलग था। बाकी मैथ्स की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल थी, काफ़ी सिंपल थी, तो उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। देखिए, सीईओ की अनुपस्थिति में सोसाइटी की संपत्ति एवं अभिलेखों का न्यासी कौन होगा। भाई एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपको करवाया गया था, पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया गया था, क्लासेस में अच्छे से करवाया था और इसको 2-3 बार रिपीट भी किया गया था क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई सीईओ नहीं होता है तो उसकी जगह पे कौन आ जाता है, सचिव। और इसके आगे भी हमने पढ़ा था कि सचिव नहीं होगा तब कौन होगा। इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ा था। तो क्लास नंबर 44 में हमने ये किया था कि कमेटी के हटाए जाने के पश्चात सोसाइटी के सभी अभिलेख और संपत्ति का जो ट्रस्टी है वो किसे माना जाएगा। तो सीईओ नहीं होगा तो कौन होगा, समिति का सचिव होगा। अगला क्वेश्चन, अर्बन सोसाइटी के सदस्य कुल शेयर का कितना भाग धारण कर सकते हैं। यानी कि ऐसे मेंबर जो अर्बन सोसाइटी के हैं तो एक सिंगल सदस्य कुल शेयर जो है सोसाइटी का उसका कितना % या कितना भाग जो है एक सदस्य धारण कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, 1/20 भाग। क्या होगा, 1/20 भाग। और यदि प्रतिशत में पूछते तो आपको लिखना था 5%। तो आपके ऑप्शन में यदि ये आंसर नहीं था तो आपको आंसर क्या लगाना था, नन ऑफ दीज। और जो तुक्के में लगा के आए हैं वो कुछ ना कुछ टिका करके ही आए होंगे, 1/4, 1/5, लेकिन ये आंसर गलत है। आंसर क्या होगा, 1/20। और इस प्रकार से ये हमने क्वेश्चन नंबर 117 ये पढ़ा था क्लासेस में। ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, आप जा करके भी देख सकते हैं क्लास नंबर 44 में। तो देखिए इस प्रकार से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं जो हमने क्लास में किए थे उसी में से आए हैं। इवन मैं ये बोल सकती हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़े हुए ही आए हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी थे, तो जो लोग अच्छे से पढ़ कर गए हैं उन लोगों ने कम से कम 17-18 तो सही कर लिए होंगे। तो यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चन तो सही करने चाहिए। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शिफ्ट फर्स्ट में राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट रूल्स और स्ट्रक्चर में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सभी लोग रेडी रहें देखने के लिए।
तो यहाँ पर यदि कट ऑफ का एस्टिमेशन लगाया जाए तो जनरल वालों के लिए तो आप लोग 80 प्लस तो मान के चलिए, कम से कम 80 तो आपको स्कोर यहाँ पे करना ही था। और इसमें कुछ ऊपर नीचे ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बोनस का मार्क्स मिल जाए किसी क्वेश्चन के गलत होने पर या ऑप्शन के गलत होने पर, या फिर कुछ नॉर्मलाइजेशन से भी आपका गट और बढ़ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।